हेलो साथियों, मैं हूं अभिषेक जैन। एग्जामपुर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। हमें कलम से क्रांति। चलिए अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचता है तो उसका डैश। व्हेन अ पार्टी देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को, है ना। व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट देन इट्स। ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, वेलोसिटी इज डाउनवर्ड या वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। त्वरण नीचे की ओर होता है, त्वरण ऊपर की ओर होता है, वेग नीचे की ओर होता है या वेग क्षैतिज होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई कण है, उसको ऊपर की ओर फेंका गया। कहां फेंका गया? किसी कण को ऊपर की ओर फेंका गया। जब वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा, उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो जाता है? अरे यार, एक सेकेंड। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वेग की दिशा क्या होगी? जब वेग 0 हो जाएगा, ना तो वेग नीचे की ओर होगा। भाई 0 का मतलब क्या होता है? ना वेग नीचे की ओर होगा, ना ही हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। अब इसका त्वरण किधर की ओर होगा? त्वरण किसकी वजह से होगा? पृथ्वी की वजह से होगा। पृथ्वी बॉल पर फोर्स लगा रही होगी, एक नीचे की ओर त्वरण लगा रही होगी जिसको कहते हैं गुरुत्व। अब ऐसा तो है नहीं इस बॉल को भगवान खींच रहे होंगे ऊपर की ओर, है ना। इस पर पृथ्वी त्वरण लगाती है। कितना लगाती है? जी लगाती है। तो यानी बॉल पर त्वरण नीचे की हो रही होगा। और कमाल की बात, बॉल कहीं भी हो, चाहे बॉल यहाँ हो, चाहे बॉल यहाँ पर हो, चाहे बॉल उच्चतम बिंदु पर हो, चाहे नीचतम बिंदु पर हो, त्वरण तो नीचे की ओर ही होता है क्योंकि पृथ्वी हमेशा नीचे की ओर ही खींचती है। तो ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन होगा ए, त्वरण नीचे की ओर होगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है। देखो फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों को मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो। अगर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल देता हूँ, जो जो वर्ड में दिक्कत आ रही है वो सुन लो। दो उत्तल लेंस जिनकी फोकसी दूरी क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है ना। दो उत्तल लेंस है, उनकी जो फोकसी दूरी है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, जो हवा में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो हवा में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दोनों की मिश्रित फोकसी दूरी कितनी होगी? टू थिक convex lenses with a focal distance of 4 centimeter and 8 centimeter respectively are placed in air at a distance of 4 centimeter. What will be the net focal length between two? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, दो उत्तल लेंस है, यानी कन्वेक्स लेंस है, दोनों को रखा हुआ है हवा में, और हवा में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी, टोटल फोकस की दूरी कितनी होगी, है ना। कैसे निकालते? जो टोटल फोकस की दूरी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन नहीं होगा ये। 1/f। एफ क्या होता है? टोटल मिश्रित फोकसी दूरी है ये, एफ, है ना। ये होता है 1/f1। f1 क्या होता है? पहले वाली लेंस की फोकसी दूरी प्लस
1/f2, f2 क्या है, दूसरे वाले लेंस की फोकस की दूरी, माइनस d अपॉन में f1 इंटू f2। d क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी। आपको f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले वाले लेंस की फोकस की दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, यानी d की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको सारी की सारी चीजें पता है, f1 भी पता है, f2 भी पता है, d भी पता है। फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। कौन निकालेगा आंसर, आंसर निकालो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो ना, फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं, है ना। तो क्या होगी फोकस की दूरी टोटल, 1/f की वैल्यू होगी 1/f1 यानी 1/4 प्लस 1/f2 यानी 1/8 माइनस d क्या था, 4 सेंटीमीटर था, f1 इंटू f2 यानी 4 इंटू 8। सॉल्व करो उसको, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 1/8 और 1/8 आपस में कट जाएगा, है ना। तो फोकस सी दूरी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितने आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 1/f की वैल्यू 1/4 है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में पंखे से राहत मिलती है क्यों। इन द समर सीजन द फैन गिव्स रिलीफ बिकॉज, है ना, फैन गिव्स रिलीफ। पंखे से क्यों राहत मिलती है भाई सर्दियों गर्मी के मौसम में, जाहिर सी बात है गर्मी में सबको आता पसीना। क्या आता गर्मी में, पसीना आता है सबको। मान लेते हैं चुन्नू है, क्या नाम है इसका, चुन्नू। ये बाहर से क्रिकेट खेल के आया है और इसे आ रहा है चेहरे से पसीना गिर रहा है, टप 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 करके। कैसे करके, टप 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 करके से चेहरे से पसीना गिर रहा है ना। और ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है ना। खैर ऊपर पंखा चल रहा है गोल गोल। अब पंखा करता क्या है, पंखा क्या करता है, हवा चलाता है, हवा चलाता है। और आप जानते हो कि हवा चलती है तो पसीना बड़ी जल्दी सूखता है ना। जैसे आप कपड़े सुखाते हो, आप जानते हो अगर बाहर धूप भी निकली हो और हवा भी चल रही हो, तो हवा क्या करती है, पानी को सुखाने का काम करती है, पानी को निकालने का काम करती है। तो पंखा चल रहा है, पंखा हवा चला रहा है, तो इसके पसीने को सुखाने का काम करेगा, इसके पसीने को वाष्प बनाने का काम करेगा। क्या करेगा, इसके पसीने को पंखा वाष्प बनाने का काम करेगा। और वाष्प बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, पसीना एक तरह का लिक्विड है, वाष्प बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये पसीना ऊष्मा यानी हीट को कहाँ से खींचेगा, इस व्यक्ति के चेहरे से खींचेगा हीट को, और ये पसीना आसमान में उड़ जाएगा। तो व्यक्ति के चेहरे की गर्मी वाष्प बन गई, है ना। तो व्यक्ति को ठंडा ठंडा लगेगा क्योंकि उसके चेहरे की गर्मी पसीने ने सोख ली और पसीना वाष्प बन गया। मदद किसने करी, पंखे ने मदद करी, यानी हमारा पसीना शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाता है। इस वजह से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। ये आपको मैंने कंसेप्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में पढ़ाया होगा, जब मैंने आपको वाटर पढ़ाया था। वाटर की लास्ट वीडियो में जाके देखना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे, जैसे मटके में रखा पानी ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है मटके में रखा पानी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे कि लोग गर्मियों में सड़क पर पानी छिड़कते हैं, सब्जी वाले 8-10 मिनट बाद सड़क पर पानी छिड़कते हैं, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिखवाए थे। तो इसी तरह काम करता है पंखा भी। पंखा क्या करता है, हमारे पसीने को वाष्प में बदलता है, इस वजह से हमें थोड़ी सी राहत महसूस होती है। तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। चलो अगला क्वेश्चन, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता। What does the sound quality of music produced by a string depend on? जो कोई तार होती है, कोई तार वाला
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी होती है किस पर डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड करती है? पहली बात तो क्वालिटी, अगर व्यक्ति की आवाज की क्वालिटी की बात करता है तो क्वालिटी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। यहां पर तार वाले इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, तो जो गुणवत्ता होगी, ध्वनि की गुणवत्ता होगी, किस पर डिपेंड करती है? याद रखना, जो साउंड पैटर्न होता है ना, ध्वनि के तरंग का रूप, उस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन होगा डी। ना तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती, ना एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती, किस पर डिपेंड करती है? साउंड पैटर्न पर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश क्या है? द लाइट वेव इज, द लाइट वेव इज, जो लाइट है वो किस तरह की तरंग है? सभी जानते हैं लाइट कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एक्सरे एंड गामा रे, एक्सरे व गामा किरणों का वेग का अनुपात क्या होगा? एक्सरे और गामा रे की वेग का रेशियो कितना होगा भाई? एक्सरे की स्पीड कितनी होती है निर्वात में? जो लाइट की स्पीड होती है उतनी होती है एक्सरे की भी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गामा रे की स्पीड कितनी होती है? इतनी होती है जितनी लाइट की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा? इन दोनों काटों का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लास में भी कई बार करवाया जा चुका है आपको। ऑप्शन होगा सी। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये सीधा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको दिख नहीं सकता। प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में कितना होता है? लाइट वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम इज, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन को पढ़ लिया? माध्यम का तापमान बढ़ाने पर प्रकाश का वेग पर क्या असर पड़ेगा? द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, अगर हम मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएं तो लाइट की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा? भाई टेम्परेचर का लाइट की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर लाइट की स्पीड को इफेक्ट नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, है ना। टेम्परेचर की इतनी हैसियत नहीं है कि लाइट की स्पीड को घटाया बढ़ा सके। तापमान की इतनी हैसियत नहीं है कि प्रकाश के वेग को घटाया बढ़ा सके, यानी प्रकाश का वेग उतने का उतना रहता है ना। जो प्रकाश का वेग है किस पर डिपेंड करता है? केवल और केवल माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि माध्यम कितना मोटा है या कितना पतला है। उस हिसाब से प्रकाश का वेग होता है। तापमान का प्रकाश के वेग पर कोई असर नहीं पड़ता। जो टेम्परेचर होता है लाइट के मीडियम पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है ना। जो मीडियम का टेम्परेचर होता है वो लाइट की स्पीड पर कोई असर नहीं डालता, है ना। जबकि जो माध्यम का तापमान होता है वो साउंड की स्पीड पर असर जरूर डालता है। किसकी स्पीड पर? साउंड की स्पीड पर, है ना। यदि तापमान बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, यदि तापमान कम होगा तो साउंड की स्पीड घट जाती है। तापमान का साउंड की स्पीड पर तो असर पड़ता है, लेकिन लाइट की स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए लाइट की स्पीड सेम टू सेम रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किरणों का कौन सा जोड़ा विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति का है?
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनमें से कौन से ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बीटा रे और गामा रे। इन दोनों में से केवल और केवल गामा रे ही विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बीटा किरण नहीं है ना, पढ़ाया गया आपको वेव्स में। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, कैथोड रे एंड एक्सरे। कैथोड रे और एक्सरे में से केवल एक्सरे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी बी ऑप्शन भी गलत हो गया। दोनों होनी चाहिए ना, दोनों वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होनी चाहिए, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है। अल्फा और बीटा ये दोनों की दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी सी ऑप्शन भी गलत हो गया। एक्सरे और गामा रे, चौथा ऑप्शन है एक्सरे और गामा रे, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी यही जोड़ा विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 10th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक दंड चुंबक एक दंड चुंबक में बल की चुंबकीय तरंगे, दंड चुंबक को क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखे हुए हैं ना, मैं बता देता हूँ क्या है। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट, क्वेश्चन को समझो। मैग्नेट होता है, उसके नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। क्या करती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। इन चुंबकीय रेखाओं की एक प्रॉपर्टी होती है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। प्रतिच्छेदी का मतलब इंटरसेक्ट करना होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट करना होता है। कभी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। यानी कभी अगर यहाँ बनाने की कोशिश करो, एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, गलत है। प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। पहला ऑप्शन पढ़ो, चुंबक के अंदर काटती हैं एक दूसरे को। भाई चुंबक के अंदर नहीं काटती, कभी नहीं काटती है, तो सिर्फ उदासीन बिंदुओं पर काटते हैं एक दूसरे को। प्रतिच्छेदी का मतलब इंटरसेक्ट करना, नहीं करती, कभी नहीं, यहाँ भी नहीं करेगी। सिर्फ उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती हैं, नहीं काट सकती, कभी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रतिच्छेदी नहीं करती। ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, चाहे चुंबक के अंदर हो चाहे चुंबक के बाहर हो, कहीं एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं काटती, इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। एक चालक तार की विशेष चालक तार का विशेष प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है। एक कंडक्टर का विशेष प्रतिरोध होता है, विशेष प्रतिरोध का दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है दूसरा नाम? प्रतिरोधकता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कहते हैं, है ना। ये प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ये केवल और केवल वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करती है, ना तो ये कंडक्टर की लंबाई पर निर्भर करती है, ना ही ये कंडक्टर के एरिया पर निर्भर करती है। ये केवल और केवल इस पर निर्भर करती है कि तार कौन से मटेरियल की बनी हुई है। अगर चांदी की बनी हुई है, तो अगर ये दोनों के दोनों तार चांदी की है, तो इन दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी,
है ना। अगर ये दोनों के दोनों कॉपर की बनी हुई है तो इन दोनों की दोनों प्रतिरोधकता समान होगी। ये जो प्रतिरोधकता है, जो विशेष प्रतिरोध है, जो रेजिस्टिविटी है, केवल और केवल मटेरियल पर निर्भर करती है ना। इसे तार की शेप से कोई लेना देना नहीं है, केवल मटेरियल से लेना देना होता है। ये प्रतिरोधकता इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा, यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है। 85 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर देखना, आपको पता लगेगा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? सिर्फ तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, ना तो क्षेत्रफल पर, ना लंबाई पर। ऑप्शन होगा सी। ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ो। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है तार की लंबाई और क्षेत्रफल और तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। भाई तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर तो निर्भर नहीं करती, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। तार की लंबाई, ये भी गलत हो गया क्योंकि तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। सिर्फ तार के पदार्थ पर, ना तो तार के क्षेत्रफल पर, ना ही लंबाई पर। यह बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ऑप्शन होगा सी। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है, केवल किस पर डिपेंड करती है? ओनली ऑन द सब्सटेंस ऑफ द वायर बट नाइदर ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एरिया ऑफ द वायर नोर ऑन द लेंथ, नोर ऑन द लेंथ। ऑप्शन होगा सी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली, किसी वृत्ताकार वक्र की मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ कार रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व्ड पाथ? इसको इजी कर लो, सेंट्रीपिटल। आपको जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में फर्क बताया गया होगा तो आपको मैंने एक बात बताई थी। मैंने कहा था जहां पर भी घूमने की बात हो जाए वहां पर आंसर होता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको यहां पर पूछ रहा है कि कोई कर्व्ड सरफेस है, कोई गोलाकार मार्ग है, उस पर कार कोई घूम रही है, तो कार पर कौन सा बल लग रहा है? मैंने आपको कहा था कि जहां भी घूमने की बात हो जाए वहां पर आंसर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशन की लास्ट वीडियो में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या फर्क होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, अगर एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कोई अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है ना। इसका वक्रता केंद्र है आर, ये इसका फोकस है। आर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2f के बराबर होती है। तो कोई वस्तु है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। इसकी टेबल आपको बनवाई थी। जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो आंसर होगा, जब भी अगर कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 6 केसेस लिखवाए थे आपको, टेबल भी बनवाई थी बकायदा, है ना। 6 केसेस में से तीसरा केस आपको क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। भाई एक बच्चे ने कमेंट में बोला कि सर आप हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते, क्या आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हो क्या? देखो, मैं पहले इंग्लिश का इस्तेमाल करता था, है ना। मुझे पता लगा कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर
हिंदी मीडियम के हैं, ज़्यादातर बच्चे मतलब 90% बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम के हैं। तो इस वजह से मुझे हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि एक बार इंग्लिश वाला हिंदी तो समझ सकता है, लेकिन हिंदी वाला इंग्लिश में उसे दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। बाकायदा इंग्लिश में आपके लिए क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर हिंदी के हैं, तो इसलिए मुझे हिंदी ज़्यादा बोलनी पड़ती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश भी साथ साथ बोलूँ मैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कोई भी प्लेन सरफेस होता है ना, कोई भी जो प्लेन सरफेस होता है, यानी कोई भी जो समतल सतह होती है, कोई भी जो समतल सतह होती है ना, उसे माना जाता है, ये ना बहुत बड़े से गोले का छोटा सा हिस्सा माना जाता है समतल सतह को। ये जो समतल सतह होती है ना, ये बहुत बड़े से गोले का छोटा सा हिस्सा माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या बोल दिया मैंने, देखो आप अपने रूम में बैठकर पढ़ रहे हो, है ना, मोबाइल से पढ़ रहे हो, आप अपने रूम की जमीन देखकर बताओ कि आपको समतल दिखाई दे रही है? आपको सड़क या जमीन समतल दिखाई देती है, यानी प्लेन दिखाई देती है? प्लेन दिखाई देती है ना, प्लेन दिखाई देती है। आप बताओ, आप पृथ्वी पर रहते हो, पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। आपको सड़क ये प्लेन इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सड़क पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो बहुत बड़े से गोले का एक छोटा सा हिस्सा प्लेन माना जाता है, समझ गए ना। तो कोई भी समतल सतह है तो मैं मानूंगा एक बहुत बड़े से गोले का एक छोटा सा हिस्सा है। तो समतल दर्पण होता है, मैं मानता हूँ बहुत बड़े से गोले का एक छोटा सा हिस्सा है। उस बड़े से गोले का जो रेडियस होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। जिसका रेडियस इन्फिनिटी, उसका छोटा सा हिस्सा काट लो, वो समतल होता है ना। तो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय ताप बढ़ाता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर सबसे कम बढ़ा रहा है? आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे ग्लोब का तापमान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में जाने या अनजाने में, सब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, हम कुछ गैसेस एमिट कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, लाफिंग गैस, है ना। ये सारी की सारी हम गैसेस एटमॉस्फेयर में छोड़ रही हैं। ये गैसेस क्या करती हैं? सूर्य से आ रही गर्मी को सोख लेती हैं और ये पृथ्वी से वापस आसमान में नहीं जाने देती। ये उस गर्मी को पृथ्वी से वापस आसमान में नहीं जाने देती। तो ये गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। क्या कोयले से ये गैसेस निकलती हैं? हाँ बिल्कुल निकलती हैं। यानी कोयले से भी भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अगर कोयले को जलाते तो ये वाली गैसेस निकलती हैं, यानी कोयला भी इस पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। नेचुरल गैस को जलाते हो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? हाँ जी बिल्कुल निकलती है। पेट्रोल को जलाते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? हाँ जी बिल्कुल निकलती है। यानी तीनों के तीनों तापमान बढ़ाते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। जबकि जियोथर्मल एनर्जी कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रही। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, थर्मल का मतलब होता है तापमान। आप जानते हो ये सूर्य है और ये पृथ्वी हमारी। क्या होता है कि ना, सूर्य से किरणें आती हैं, पृथ्वी के जमीन को गर्म कर देती है, पृथ्वी की जमीन को गर्म कर देती है। और ये जमीन क्या करती है? समुद्र के पानी को गर्म कर देती है। कई जगह पर क्या कर देती है? ये जमीन समुद्र के पानी को गर्म कर देती है कई जगह पर। तो कई जगह पानी उबलने लगता है, जिसे अंग्रेजी में कहता है हॉट स्प्रिंग।
क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हॉट स्प्रिंग कहते हैं। कि आपने देखा होगा ना कई झीलें ऐसी होती है जहाँ पर पानी अपने आप उबल जाता है। हम इंडियंस कहते हैं कि भगवान का यहाँ पर चमत्कार है, यहाँ पर कुछ ना कुछ भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है। अरे भगवान का आशीर्वाद नहीं है, वो जियो थर्मल एनर्जी है। सूर्य से किरणें आई, उन्होंने ज़मीन को गर्म करा, ज़मीन ने उस समुद्र के पानी को गर्म कर दिया, वहाँ पर गर्म लहरें या गर्म वहाँ पर पानी उबलने लगता है। जैसे एक मनाली में एक जगह है मणिकरण, मनाली में एक जगह है मणिकरण, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है। कभी आप जाओगे मणिकरण तो वहाँ पर कड़ी चावल काफ़ी टेस्टी बनाते हैं वहाँ के लोग, है ना। जो गुरुद्वारे में ना कड़ी चावल बहुत फेमस है। तो जो वहाँ के जो सरदार हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो आलू पता है इसी समुद्र के पानी से उबाल लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा उन्हें गैस जलाने की कोई जरूरत नहीं है। समुद्र के पानी में आलू डालते हैं, आलू अपने आप उबल जाता है। तो देख रहे हो, ये जियो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके, नेचर की दी गई एनर्जी का इस्तेमाल करके आलू उबाल लेते हैं। तो इस एनर्जी से तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही, कुछ नहीं निकल रहा। यानी ये जो पूरे पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ाती है, एटमॉस्फेयर का तापमान नहीं बढ़ाती। कौन सी एनर्जी? भूतापीय ऊर्जा। कभी डिटेल में बात करेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। कम ताप मात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? जो लेड होता है वो लो टेम्परेचर पर किस तरह व्यवहार करता है? आपको पता है लेड की कुछ खूबी होती है। पहली बात है, लेड एक मेटल है, यानी धातु है लेड। आप जानते हैं ज्यादातर जितने धातु होते हैं, जितने मेटल होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन लेड में कुछ ऐसी खूबी है, इसकी हरकतें ही अलग है। लेड की हरकतें ही अलग है। ये नवाबों वाली जिंदगी जीता है ना। तो ये हीट का गुड कंडक्टर है, या ऐसा कह लो हीट का बैड कंडक्टर है ये, और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है ना। मेटल होने के बावजूद ना तो ये अपने अंदर से ऊष्मा को पास होने देता, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता। इसकी खूबी है, अगर लेड को ठंडा कर दिया जाए, बहुत ज्यादा ठंडा का मतलब भयंकर वाला ठंडा कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में ये बेस्ट कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? बेस्ट कंडक्टर बन जाता है। यानी अगर इसके अंदर से बिजली दौड़ाओगे तो बिजली चलने लगती है, इसके अंदर से बिजली पास की जा सकती है। अगर इस लेड को जरूरत से ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कम तापमान पर जो सीसा होता है, जो लेड होता है, किसके तरह बिहेव करता है? श्रेष्ठ चालक की तरह बिहेव करता है, बेस्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर किसका बेस्ट कंडक्टर? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर बन जाता है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वातावरण में विसरण निम्न कारण से, जो विसरण का एक और नाम होता है प्रकीर्णन होता है। जो लाइट का प्रकीर्णन होता है ना, आप जानते हो जो सूर्य से लाइट आती है वो टूट जाती है रास्ते में। तो लाइट टूटती किस वजह से है? आपको स्कैटरिंग में पढ़ाया गया था कि जो लाइट का प्रकीर्णन होता है, जो लाइट की स्कैटरिंग होती है, डिफ्यूजन को कभी कभी स्कैटरिंग को कभी कभी डिफ्यूजन बोल देते हैं, है ना। स्कैटरिंग होती है किसकी वजह से होती है? जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से स्कैटरिंग होती है। तो आंसर होगा धूल के कणों की वजह से क्या होता है? प्रकाश वातावरण में टूट जाता है। इसी वजह से आसमान आपको नीला दिखाई देता है, सूरज लाल कलर का नजर आता है। किसको डिटेल में जानने बात, लाइट की वीडियो जाकर देखो, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, पानी से भरे बर्तन में रखे जाने पर सिक्का उठा हुआ नजर आता है, क्यों?
कई हजार बार क्वेश्चन कर चुके हैं। द कॉइन टू बी प्लेस्ड इन अ पॉट फिल्ड विद वाटर अपीयर्स टू बी लिफ्टेड, द रीजन फॉर दिस इज, सिक्का पानी में उठा हुआ नजर आता है, किसके कारण? भाई रिफ्रैक्शन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो बड़ा सा क्वेश्चन हो गया थोड़ा ये, है ना। एक पारदर्शी शीशे की प्लेट पर प्रकाश की किरण गिरती है, इसका एक हिस्सा परावर्तित व दूसरा हिस्सा अपवर्तित हो जाता है, तो परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण का एक दूसरे पर लंबवत है। अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, one part of it gets reflected and one part gets refracted when the reflected ray and refracted ray are, देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का होता है, जब ये काम होता है, ठीक है, तो ये क्या कंसेप्ट है इसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको समझ नहीं आएगा, पर आंसर ध्यान रखो इसका क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में काली चमड़ी वाले व्यक्ति का अनुभव क्या होगा? अ ब्लैक स्किन्ड पर्सन विल एक्सपीरियंस मोर देन अ वाइट स्किन्ड पर्सन। जो भाई गोरे लोग होते हैं और काले लोग होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? उनमें काले लोगों में गोरे लोगों में फ़र्क ये होता है कि काले लोगों को गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सर्दी में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, है ना। ब्लैक स्किन लोगों को क्या होता है, अधिक गर्मी लगती है और कम सर्दी लगती है। क्या वजह है इसके पीछे? वजह क्या है? आप जानते हो जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, यही होता है ना। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है कौन सा कलर? ब्लैक कलर, है ना। अब गर्मी के टाइम में क्या होगा? गर्मी के टाइम में क्या होगा, इस व्यक्ति की स्किन काफ़ी ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी। जितनी ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी इसे उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। गोरे लोगों के मुकाबले इस व्यक्ति को ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्किन हेल्प करेगी गर्मी को अवशोषित करने में, गर्मी को सोखने में। सर्दी में क्या होगा, एक गोरा आदमी है, एक है काला आदमी, है ना। देखो सर्दी में क्या होगा, एक है राजू, एक है चिंटू। ये गोरा है और ये काला है ना, है ना। सूर्य से गर्मी आई, है ना, गर्मी आई, जो इसकी स्किन होगी वो इस गर्मी को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। हालांकि कम रोशनी आ रही होगी, लेकिन ये वाली रोशनी को भी क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा गोरा वाला आदमी। लेकिन काले वाला आदमी क्या करेगा, जो थोड़ी बहुत भी गर्मी आ रही होगी इस गर्मी को सोख लेगा। तो इस वजह से इसको सर्दी में भी कम सर्दी लगती है ना, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, तो उसे अधिक गर्मी लगती है, कम सर्दी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द लोवेस्ट टेम्परेचर। निम्न में से क्या निम्नतम तापमान का सूचक है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन चारों में से आपको ये बताना है कि सबसे कम तापमान कौन सा है। तो भाई 1 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है, कि 1 डिग्री केल्विन सबसे कम है, या 1 फ़ारेनहाइट सबसे कम है, कि 1 र्यूमर सबसे कम है। इसको समझने के लिए काम करते हैं, सारे के सारे तापमान को सेल्सियस में बदल लेते हैं। क्यों? अगर मैं आपके देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है ना, एक बात मैंने आपको ये कही, या फिर मैं आपको ऐसा कहूं कि भाई किलोमीटर को सेंटीमीटर में पहले बदल देते हैं, 1000 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो आपको ज़्यादा आसानी ये वाली स्टेटमेंट समझने में होगी। क्यों हो रही है ज़्यादा आसानी ये वाली स्टेटमेंट समझने में? क्योंकि भाई आपने यूनिट को सेम कर लिया,
कंपैरिजन के लिए यूनिट सेम करते हैं हम। तो आप जानते हो 1000 1 से बड़ा है, तो यानी 1000 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, यानी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर इन चारों में से हमें कंपैरिजन करना है तो पहले एक काम करते हैं, सबको सबकी यूनिट सेम कर लेते हैं, सबको सेल्सियस में बदल देते हैं। सबको क्या करते हैं हम, सेल्सियस में बदल देते हैं। भाई 1 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस ही होंगे, 1 डिग्री केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 माइनस करते हैं, तो 1 डिग्री केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे तो इतने डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -272 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऐसे ही 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होंगे। आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना आता है, फ़ारेनहाइट वाले तापमान को क्या सेल्सियस में बदल पाते हो आप। हाँ, आप एक रिलेशन जानते हो, कौन सा रिलेशन, C/5 बराबर होता है F-32/9। आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 1 डिग्री, आपको बताना है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सेल्सियस में तापमान निकालो। C/5 बराबर होगा, F की जगह रखोगे 1, 1 - 32 कितना आ जाएगा, -31/9। ये 5 उधर जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C बराबर हो जाएगा -155/9। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये -17 के आसपास आएगा। ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होते हैं, -17 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और ऐसी एक र्यूमर में कितने सेल्सियस होते हैं, एक र्यूमर में कितने सेल्सियस होते हैं। ऐसे आप फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, है ना। एक र्यूमर में कितने सेल्सियस होते हैं आप जानते हो, C/5 होता है R/4। आर की वैल्यू दे रखी है एक र्यूमर में कितने सेल्सियस होते हैं, तो आर की जगह रखोगे 1, तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी 5/4, यानी 1.25 यही आएगा ना। एक र्यूमर में 1.25 डिग्री सेल्सियस होते हैं, है ना। तो आपने कुल मिला के निकाल लिया, क्या निकाला आपने, आपने निकाला कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस में तो 1 डिग्री सेल्सियस होंगे, 1 डिग्री केल्विन में -272 डिग्री सेल्सियस होते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में -17 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब एक र्यूमर में कितने सेल्सियस होते हैं, +1.25 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ इन चारों में से सबसे कम कौन सा है। अब ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि सारे के सारे आपने सेल्सियस में बदल लिए। इन चारों में से सबसे कम कौन सा है, इन चारों में से सबसे कम तापमान कौन सा है, -272 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री केल्विन सबसे कम है। तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे। आप जानते हो दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान कौन सा होता है, 0 केल्विन कहते हैं। 0 केल्विन दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम संभावित तापमान है। कौन सा तापमान, 0 केल्विन। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इस अंग्रेजी में बोला जाता है। 0 केल्विन सबसे कम है, 0 से 1 डिग्री ज़्यादा ही तो है 1, है ना। तो ऑप्शन होगा बी ना, 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन सबसे कम तापमान है ना। तो आपने क्या सीखा कि जो दुनिया का सबसे कम तापमान होता है वो याद रखना -273 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको 0 केल्विन भी बोलते हैं। ध्यान रखना ये वाली बात, क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको ये। चलो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया। 0 केल्विन किसके बराबर होता है, 0 केल्विन इज इक्वल्स टू, 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
जब एक वस्तु सिंपल हार्मोनिक मोशन से गति करती है तो त्वरण और वेग में कितना कालांतर होगा? When an object moves at a rhythmic speed SHM, simple harmonic motion, acceleration and velocity will vary. आपसे पूछा हुआ कोई वस्तु है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो उसके वेग और त्वरण के बीच में कितना कोण होगा? याद रखना, अगर कोई वस्तु SHM में है तो उसके वेग और त्वरण के बीच में कितना कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। जैसे कोई पेंडुलम है, पेंडुलम को अगर आप निर्वात में छोड़ो तो SHM करता है, कुछ मीन पोजीशन का अराउंड ऐसे ऐसे घूमता ही है ना। पेंडुलम की मीन पोजीशन है, पेंडुलम कैसे कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे करता है ना। तो ये SHM करता है। जब भी पेंडुलम मीन पोजीशन से पास करेगा, जब भी पेंडुलम इधर से आया, किधर से आया, इधर से आया, और जब भी पेंडुलम मीन पोजीशन से पास करेगा तो आप देखोगे इसकी स्पीड आगे की तरफ होगी, जबकि त्वरण कैसा होगा इसका? मीन की तरफ होगा, यानी पीछे की ओर होगी। वेलोसिटी आगे की ओर है, एक्सेलरेशन पीछे की ओर है ना। जब पेंडुलम यहाँ पर पहुँचेगा फिर वापस आएगा ये, जब भी यहाँ पर मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो आप देखोगे इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है ना। याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। पानी में उपस्थित एक पानी का बुलबुला निम्न में से किसकी तरह व्यवहार करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ वाटर बबल प्रेजेंट इन वाटर बिहेव लाइक? पानी में बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया, फिर यह जमीन पर वापस आके गिर गई, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी कहां पर? एन ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, देन इट फेल बैक टू द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। कोई वस्तु थी, उसको ऊपर की ओर फेंका गया, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जाएगी, फिर ये वस्तु नीचे आ जाएगी वापस, है ना। तो आपको बताना है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के, यानी हाइट के समानुपाती होती है। यानी जहां पर हाइट ज़्यादा होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी बॉल की? अधिकतम ऊंचाई पर। जब वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी, जब उसकी ऊंचाई पृथ्वी से अधिकतम होगी, उच्चतम ऊंचाई होगी, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट क्या है? मैक्सिमम है। तो अधिकतम ऊंचाई पर उसके जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन को पढ़िए। अगर एक उत्तल लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो फोकस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी फोकस की दूरी बतानी है आपको, है ना। पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, है ना। और फोकस की दूरी किस में आती है? सेंटीमीटर में आती है। तो f का फॉर्मूला होगा 100/p। तो पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, तो p की जगह 2 लिखो इस फॉर्मूले में, 100/2। फोकल लेंथ कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर आ गई। देखते ही क्वेश्चन हो रहा है, आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। एक अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण क्या होता है? कोई वस्तु है, आपको किसी रंग की नजर आ रही है ना, वो वस्तु ओपेक है, ओपेक यानी उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। उसका कुछ ना कुछ रंग नजर आ रहा है। मान लो ये लाल कलर की नजर आ रही है वस्तु, आपको कौन से कलर की नजर आ रही है? लाल कलर की नजर आ रही है। तो आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, वो लाल कलर की क्यों नजर आ रही है?
एक अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण क्या होता है ना। लाल कलर की क्यों नजर आ रही है? जाहिर सी बात है, ये वस्तु लाल कलर की इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कहीं से लाइट आ रही है, ये सारी की सारी लाइटों को सोख रही है, बस एक लाल रंग को परावर्तित कर रहा है और ये लाल रंग आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए ये वस्तु आपको लाल कलर की नजर आती है। यानी जो वस्तु जिस रंग की नजर आए वो उसी रंग को रिफ्लेक्ट करती है, उसी रंग को परावर्तित करती है। आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस जोड़े का एक जैसा आयाम नहीं है ना। आपको बताना है कि निम्न में से किसकी एक जैसी डायमेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। है ना भाई, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किस में निकाली जाती है? दोनों की दोनों ऊर्जा है, यानी स्थितिज ऊर्जा की यूनिट भी जूल होती है और इसकी यूनिट भी जूल होती है। दोनों का आयाम ये तो सेम है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताना है जिसकी यूनिट सेम नहीं है। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व, क्या इन दोनों की यूनिट सेम है? इन दोनों का जो आयाम है वो अलग अलग है। इन दोनों का जो आयाम है वो अलग अलग है। जो फोकस की दूरी है और ऊंचाई है इन दोनों के भी सेम है। घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल है उन दोनों के भी सेम है, तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है ना बच्चों, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना। अब कल आपको मिलेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर सकते हैं क्लास को, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।